Hello everyone, welcome to Study Smart IAS PCS. So this is our lecture series for governance and social justice. तो आज हम यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस को स्टार्ट करेंगे. तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो है गवर्नेंस का एक पोर्शन को कवर करने की कोशिश करते हैं. अगर हम गवर्नेंस के थीम वाइज एनालिसिस करें कि पिछले कुछ सालों में कैसे क्वेश्चंस जो है वो यूपीएससी हमसे पूछ रहा है, तो हम मोटा मोटा कुछ थीम्स को निकालते हैं कि कौन सी थीम्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और काफ़ी पूछी जाती हैं यूपीएससी के द्वारा. जैसे कि आपका ई गवर्नेंस है. ई गवर्नेंस काफ़ी पूछा जाता है. ई गवर्नेंस होता क्या है? तो ई गवर्नेंस में हम क्या कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, राइट, आईसीटी यूज़ करके हम मतलब गवर्नमेंट, तो आईसीटी का यूज़ करके गवर्नमेंट जो है वो सर्विसेज को काफ़ी फास्ट कर रही है, ट्रांसपेरेंट और एक्सेसिबल और अकाउंटेबल बनाने का काम करती है. तो दैट इज़ समथिंग ई गवर्नेंस. ठीक है, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, आईसीटी का यूज़ कर रहे हैं ताकि सर्विसेज को बेटर किया जा सके. अब यूपीएससी जो है वो इसके बारे में कैसे क्वेश्चन पूछती है, तो उसमें ना सिर्फ स्कीम से आपसे नाम नहीं पूछे जाते, बल्कि वो आपको ये देखने की कोशिश करते हैं कि आपकी थिंकिंग क्या है. ठीक है, आपकी थिंकिंग में कि जैसे डिजिटलाइजेशन है, क्या डिजिटलाइजेशन से गवर्नेंस जेन्युइनली इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ठीक है, पुअर और जो रूरल पॉपुलेशन होती है, क्या उसको इक्वल एक्सेस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, टेक्नोलॉजी ने करप्शन कम किया कि नहीं किया, ये सब चीज़ें हम देखते हैं. उसके बाद आपके पास सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स हैं, ये भी काफ़ी अच्छा पोर्शन में आपसे पूछा जाता है. तो सिविल सर्विसेज जो है वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करती है, इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो हैं वो गवर्नेंस का एक कोर टॉपिक भी माना जाता है. तो देखो, ब्यूरोक्रेसी को लेकर के क्या होता है कि अक्सर क्रिटिसाइज़ किया जाता है ना उसको कि इसमें रेड टेपिज़्म है, डिले बहुत ज़्यादा है, हायरार्की बहुत ज़्यादा है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ठीक है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है. तो उसमें रिफॉर्म्स की डिमांड करी जाती है. तो रिफॉर्म्स का पर्पस क्या है? रिफॉर्म का पर्पस यही है ना कि एफिशिएंट बनाया जाए, ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, प्रोफेशनल बनाया जाए, रिस्पॉन्सिव हो. ठीक है, जो आपकी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है उसको कम किया जाए, आउटकम ओरिएंटेड इसको बनाने की बात करी जाती है. ऐसे ही कुछ गवर्नेंस प्रिंसिपल्स हैं. गवर्नेंस प्रिंसिपल्स में सिटीजन सेंट्रिसिटी. क्या होता है कि गवर्नमेंट का जो सेंटर है ना, जो गवर्नमेंट है ना, वो एडमिनिस्ट्रेशन के सेंटर में नहीं होनी चाहिए. ठीक है, उसका जो सेंटर है वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए. उसका जो सेंटर होगा ना वो आपका सिटीजन होना चाहिए. ठीक है, सिटीजन के सेंट्रिक जो है वो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, ना कि एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रिक. तो ट्रेडिशनली हम क्या देखते हैं, ट्रेडिशनल मॉडल ये होते हैं कि गवर्नमेंट जो दे रही है वो सिटीजन्स उसको रिसीव करें. लेकिन मॉडर्न जो मॉडल्स हैं वो क्या कहते हैं कि सिटीज़न की जो नीड्स हैं उनके हिसाब से पब्लिक सर्विसेज डिज़ाइन की जाएँ. जैसे कि अगर कोई हॉस्पिटल बना है, सपोज़ करो कोई हॉस्पिटल बना है. अब हॉस्पिटल बन गया तो हॉस्पिटल बनना तो आपका एक आउटपुट है ना, हॉस्पिटल बनना आउटपुट है, लेकिन हेल्थ केयर मिलना, क्या हेल्थ केयर मिल पा रहा है? हॉस्पिटल तो बना के खड़ा कर दिया, क्या हेल्थ केयर मिल पा रहा है वहाँ के लोगों को? वो एक आउटकम है. ऐसे ही पार्टिसिपेशन होता है कि सिटीजन्स को जो है ना वो सिर्फ वोट देने तक लिमिटेड नहीं रहना है, उनकी पार्टिसिपेशन भी होनी चाहिए. ऐसे ही हम ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को देखते हैं कि गवर्नमेंट डिसीजंस जो है ना, गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिए, वो उनके जो डिसीजन है, रिकॉर्ड्स हैं, एक्सपेंडिचर हैं, जो भी प्रोसीजर्स हैं, वो सिटीजन्स के लिए विजिबल और अंडरस्टैंडेबल भी तो होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए. अब सिटीजन चार्टर आता है. सिटीजन चार्टर में क्या है कि सिटीजन चार्टर क्या है, एक पब्लिक डिक्लेरेशन की तरह है, जिसमें डिपार्टमेंट ये बताता है कि भाई कोई सी सर्विस है, कौन सी सर्विस प्रोवाइड करी जाएगी, कितने टाइम में होगी, रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर कौन है किसी चीज़ के लिए, कंप्लेंट आप कहाँ पे जा करके कर सकते हो, डिले पर रेमेडी क्या होगी, ये सब चीज़ें होती है ना, कि आपको सिटीजन्स को इन्फॉर्म्ड बनाना है. जो सिटीजन चार्टर होता है ना वो सिटीजन्स को इन्फॉर्म्ड बनाने के लिए होता है, सिटीजन को इन्फॉर्म्ड बनाने के लिए होता है, एडमिनिस्ट्रेशन को अकाउंटेबल बनाने के लिए होता है. लेकिन इसमें भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, है ना. क्या क्या देखते हैं हम कि जो सिटीजन चार्टर है ना वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पर ही रह जाता है. क्या असल में सिटीजन चार्टर आपने लिख दिया और उसको बना के चिपका दिया, डॉक्यूमेंट्स में रख दिया, तो क्या उससे सिटीजन्स जो हैं वो सिटीजन्स जो हैं वो अवेयर हो गए? क्या सिटीजन्स के पास में वो सारी नॉलेज पहुंच गई? नहीं ना. तो ये भी, इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. अब आईसीटी एंड डिजिटल गवर्नेंस क्या है, ये ई गवर्नेंस से कनेक्टेड है, लेकिन इसका स्कोप जो है वो टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक जा सकता है, इसका जो स्कोप है. अब इथिक्स की बात करते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इथिक्स की बात करते हैं. भाई इथिक्स बहुत ज़रूरी है ना, पब में इथिक्स तो बहुत ज़रूरी है ना. अब इथिक्स क्या है कि अब जो पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं वो पर्सनल बेनिफिट के लिए अथॉरिटी मिसयूज़ ना करें, इम्पार्शियलिटी रखें,
किसी पर्सनल रिलेशनशिप के बेसिस पे, कास्ट, रिलीजन, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के बेसिस पे कोई लाइक पार्शियलिटी ना हो, ये चीज़ मेंटेन करें। अब रूल्स बनाते वक्त जो है, जब रूल्स बना दिए गवर्नमेंट ने, अब उसको अप्लाई कर रहा है, अप्लाई कौन कर रहा है? उसको अप्लाई करने का काम तो ब्यूरोक्रेसी कर रही है। तो उसमें क्या हो रहा है कि जो रूल्स अप्लाई किए जा रहे हैं ना, उस टाइम पे जो वल्नरेबल सिटीजन है, ठीक है, वल्नरेबल सिटीजन जो है वो उसका ध्यान भी रखा जाए। ये सब चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है ना। अब ऐसे ही आपका आता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस और विसल ब्लोअर, ये क्या है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होती है कि जो कंपनीज होती है ना, उनको रिस्पॉन्सिबल, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल मैनर में मैनेज करना कहलाता है आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस। वही विसल ब्लोअर क्या है? विसल ब्लोअर जो है ना, वो एक पर्सन होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करप्शन, फ्रॉड या फिर कुछ भी, अगर कुछ गलत हो रहा है ना, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कुछ गलत हो रहा है ना, तो उस चीज़ को एक्सपोज़ करने का काम करता है। उस चीज़ को एक्सपोज़ करने का काम जो करता है ना, उसी को बोलते हैं व्हिसल ब्लोअर, ठीक है? अब व्हिसल ब्लोअर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। सपोज़ करो कि कुछ कुछ एक इंस्टीट्यूशन में ना कुछ बहुत सारी गलत चीज़ें हो रही हैं, बाहर करप्शन हो रहा है। एक व्हिसल ब्लोअर है, कोई एक पर्सन है जो उस चीज़ को एक्सपोज़ कर रहा है। भाई अगर उसकी आइडेंटिटी को, अगर उसको प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा, तो उसके लिए तो बहुत दिक्कत हो सकती है कि नहीं हो सकती है? आए दिन हम कितने एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं इन चीज़ों के। तो उस पर्सन को एक्सपोज़ करने के लिए कितनी चीज़ें फ़ेस करनी पड़ सकती हैं, ठीक है? ये सब चीज़ें भी देखनी है। अब कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे कि रिफॉर्म्स आ जाते हैं, एलपीजी रिफॉर्म्स, ठीक है? आप देखते हो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आप देखते हो, ठीक है? रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस देखते हो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी आती है इसमें, अर्बन गवर्नेंस भी आ जाती है, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन भी आ जाती है। तो क्या हो सकता है ना कि फ्रीक्वेंसी ऊपर-नीचे हो सकती है इन सब टॉपिक्स की, लेकिन एक दूसरे के साथ इन थीम्स को कंबाइन करके आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब करंट अफेयर्स का रोल क्या है इसमें? तो देखो, करंट अफेयर्स को अगर हम मोटा-मोटा देखें, तो जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, स्टैटिक पोर्शन आपको 60% के अराउंड दिख जाएगा, करंट अफेयर्स अराउंड 40%। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर पेपर में यही रेशियो देखने के लिए मिलेगा, हर क्वेश्चन में आपको ये रेशियो देखने के लिए मिलेगा। इसका प्रैक्टिकल मीनिंग ये है कि आपका जो गवर्नेंस है ना, वो आपका गवर्नेंस सिर्फ़ और सिर्फ थ्योरी से नहीं होगा, ठीक है? आपको उसके साथ करंट अफेयर को भी लिंक करके चलना पड़ेगा। तो इसको अगर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, तो उसमें आपके क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं? देखो, सबसे पहले आप डेफिनेशन दे दो, ठीक है? डेफिनेशन आपकी ज़रूर होनी चाहिए। फिर उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर इंस्टीट्यूशनल बेसिस है ना, वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल या इंस्टीट्यूशनल बेसिस क्या है? और आपके प्रेज़ेंट चैलेंज क्या है? ठीक है? ठीक है, अब आप अगर प्रेज़ेंट चैलेंज की बात करोगे, तो प्रेज़ेंट चैलेंज जो है वो तो आपका करंट अफेयर ओरिएंटेड हो गया, है ना? आपने अगर डेफिनेशन की बात करी और कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की बात करी, वो आपका स्टैटिक पोर्शन हो गया। लेकिन चैलेंजेस, चैलेंजेस तो आपकी थिंकिंग से डेवलप होंगे कि प्रेजेंटली आपको क्या चैलेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल आपको कहाँ मिलेंगे? गवर्नेंस के न्यूज़ में मिलेंगे ना, आपको एग्जाम्पल करंट में मिलेंगे। फिर उसमें क्या रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं, क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, ये सब चीज़ें आप अलाइन करके रख सकते हो। तो 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें, तो एक तो डेफिनेशन हो जाएगी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल या इंस्टीट्यूशनल बेसिस हो जाएगा, चैलेंजेस क्या है वो हो सकते हैं, और आपके एग्जाम्पल आ सकते हैं, और आप रिफॉर्म्स की बात कर सकते हो या फिर वे फॉरवर्ड देख सकते हो, ठीक है? ये आपको ध्यान में रखते हुए आपको गवर्नेंस पढ़नी है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम अपना शुरुआत करते हैं गवर्नेंस के सिलेबस की। So let us move further for our very first topic, that is philosophy of governance and good governance। कि गवर्नेंस क्या है, गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस, इनकी फिलॉसफी क्या है, उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले समझो कि गुड गवर्नेंस होता क्या है। देखो, गुड गवर्नेंस में क्या हो सकता है कि जो पब्लिक पावर होती है ना, पब्लिक पावर, चाहे आपके गवर्नमेंट हो, चाहे आपके ऑफिसर्स हो, कोई भी हो, जो भी आपकी पब्लिक पावर होती है, उस पब्लिक पावर का यूज़ लॉफुल, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल मैनर में, ठीक है, पब्लिक वेलफेयर के लिए करना, वो कहलाता है आपका गुड गवर्नेंस। कि जो पब्लिक पावर है उसका यूज़ पब्लिक वेलफेयर के लिए करना, वो कहलाता है आपका गुड गवर्नेंस। सपोज करो, मतलब सपोज क्या, देखो कि जो गवर्नमेंट होती है वो पावरफुल हो सकती है, ठीक है? पावरफुल हो सकती है ना भाई, गवर्नमेंट बनते ही लोग इसलिए है ना, सरकार में जाते हैं इसलिए पावर मिलनी चाहिए। तो गवर्नमेंट जो है पावरफुल हो सकती है, लेकिन क्या वो वेल गवर्नड है? क्या इसकी कोई गारंटी है? पावरफुल हो सकती है, लेकिन वेल गवर्न होने की कोई गारंटी है? नहीं ना। तो गवर्नमेंट जो है वो क्विकली डिसीजन ले सकती है, लेकिन अगर उसमें सपोज करो कोई राइट्स वायलेट हो गए, इन्फॉर्मेशन हिडन रही और उसमें कुछ बेनिफिशियरीज इंक्लूड हुए, तो डिसीजंस एफिशिएंट दिख सकता है, पर उसे गुड गवर्नेंस नहीं कहा जाएगा।
ठीक है? तो ये चीज़ें होती है। गुड गवर्नेंस क्या है? गुड गवर्नेंस है कि पब्लिक भाई आप पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज़ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? पब्लिक तक चीज़ें पहुँच रही हैं कि नहीं पहुँच रही हैं? वो सब चीज़ें। नाउ देखो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो गवर्नेंस है वो हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो देखो 21st सेंचुरी में होता क्या है ना, 21st सेंचुरी में स्टेट और सोसाइटी का रिलेशनशिप आपको काफ़ी चेंज होता हुआ दिखेगा। पहले क्या होता था कि जो कॉलोनियल पीरियड था और इंडिपेंडेंस का टाइम था, इंडिपेंडेंस के इनिशियल डिकेड्स थे, उसमें गवर्नेंस को मोस्टली एडमिनिस्ट्रेशन के इक्विवेलेंट माना जाता था। गवर्नमेंट की सक्सेस का मेजर क्या था कि भाई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो पाया कि नहीं हो पाया, टैक्स कलेक्ट हो पाया कि नहीं हो पाया, गवर्नमेंट ऑर्डर्स इंप्लीमेंट हुए कि नहीं हुए, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मेंटेन रहा कि नहीं रहा। सिस्टम हायरार्किकल हुआ करता था ना, कि यहाँ पे जो था कि टॉप अथॉरिटी डिसीजन लेती थी और लोअर जो ऑफिसर्स होते थे वो उनको उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने का काम करते थे। तो जो सिटीज़न था ना, उस सिटीज़न को पॉलिसी मेकिंग में एक्टिव पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टनर नहीं माना जाता था। ठीक है? ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग की अगर हम बात करें तो इक्विवेलेंट होता था गवर्नेंस भी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी। फिर क्या हुआ? फिर आप देखते हो कि ग्लोबलाइजेशन होता है, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन होता है, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, पब्लिक अवेयरनेस बढ़ती है। तो इससे इस जो ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग थी इसको चैलेंज मिलता है, क्योंकि पहले सिटीजन को क्या बोला जा रहा था कि सिर्फ एक रेसिपिएंट ही है गवर्नमेंट डिसीजन का, कोई एक्टिव पार्टिसिपेंट नहीं है। अब इसको चैलेंज किया गया। ठीक है, ठीक है। तो ये जो आपका ग्लोबलाइजेशन, जो आपके स्पेशली एलपीजी रिफॉर्म्स हुए, तो ये एलपीजी रिफॉर्म्स क्या कर रहे हैं, ये मॉडल चेंज के लिए अवेयरनेस भी तो फैला रहे हैं कि नहीं फैला रहे हैं। तो अब सिटीजन्स जो है ना वो ये नहीं पूछते कि भाई रोड बनी या नहीं बनी, स्कूल खुला या नहीं खुला, स्कीम अनाउंस हुई कि नहीं हुई। ठीक है? अब जो है वो ट्रांसपेरेंसी भी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी क्या है? ट्रांसपेरेंसी इज लाइक कि भाई रोड की क्वालिटी क्या है, रोड तो तुमने बना दी लेकिन किस क्वालिटी की बनाई है, स्कूल में जो टीचर्स हैं और लर्निंग आउटकम्स वो कैसे हैं। ठीक है? डिसीजन जो आपने लिया था वो ट्रांसपेरेंट था कि नहीं था, सिटीजन से कैसे कंसल्ट किया, कंप्लेंट का कोई टाइमली सोल्यूशन मिला या नहीं मिला। ठीक है? तो इसलिए क्या होता है कि अब जो गवर्नेंस होती है ना, इसका असेसमेंट पावर से नहीं हो रहा बल्कि पावर के यूज़ से हो रहा है, पावर के क्वालिटी यूज़ से हो रहा है। अब सिर्फ ये नहीं हो रहा कि पावर है आपके पास, आपने कोई डिसीजन ले लिया, भाई जो आपने डिसीजन लिया है वो उसकी क्वालिटी क्या है, पावर की क्वालिटी यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस चीज़ से अब देखा जा रहा है। अब ये जो शिफ्ट है ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों गवर्नेंस जो है ना वो सेंट्रल थीम बन गया है कंटेम्पररी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। अब कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं वर्ल्ड के, जैसे कि आप वर्ल्ड बैंक की बात कर सकते हो, यूएनडीपी, ओईसीडी और यूनाइटेड नेशन। अब ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि भाई जो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ होती है और सोशल डेवलपमेंट जो है वो इफेक्टिव गवर्नेंस के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। अब देखो सस्टेनेबल ग्रोथ की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कितनी बातें होती हैं, सब जगह पे यही यही चीज़ें चलती हैं। अब ये जो इंस्टीट्यूशन है ये कहते हैं जब तक आपका गवर्नेंस इफेक्टिव नहीं होगा तब तक तो ये चीज़ें हो ही नहीं सकती हैं। अब देखो कुछ कंट्रीज़ ना ऐसी होती हैं जिनके पास काफ़ी अच्छा नेचुरल रिसोर्स होता है, नेचुरल रिसोर्स काफ़ी अच्छा होता है, मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो कंट्रीज़ पुअर रहती हैं। भाई क्यों? वो कंट्रीज़ पुअर क्यों हैं? क्योंकि उनके इंस्टीट्यूशंस बहुत वीक हैं, उनके यहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा है, एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी है। जबकि कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती हैं जिसमें लिमिटेड रिसोर्स होने के बाद भी लेकिन गवर्नेंस स्ट्रॉन्ग है, गवर्नेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, तो वो एक रिमार्केबल अचीवमेंट जो है ना वो अपना छोड़ जाते हैं। ऐसा क्यों है? तो अब जैसे इंडिया की बात करो, इंडिया में रिसोर्सेज की कमी नहीं है लेकिन उसको यूज़ करने की कमी है। ठीक है? गवर्नेंस की कमी है, गवर्नेंस इफेक्टिव क्यों नहीं है? ठीक है? गवर्नेंस अगर इफेक्टिव होगा तो जो पॉवर्टी है उससे निकला जा सकता है। ठीक है? तो यही चीज़ ये है कि कुछ कंट्रीज़ जो होती है ना उनके पास रिसोर्सेज लिमिटेड होने के बाद भी अगर वहाँ का गवर्नेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, गवर्नेंस सिस्टम एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल होता है, तो भी उनके पास काफ़ी अच्छा खासा अचीवमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। और कुछ कंट्रीज़ जिनके पास अच्छी खासी रिसोर्सेज होती हैं लेकिन गवर्नेंस सिस्टम बहुत वीक होता है, करप्ट होता है, फिर भी आपको वहाँ पे पॉवर्टी देखने के लिए मिलेगी। इंडिया के केस में भी आप देख सकते हो। ठीक है? अब अगर आप देखते हो कि पिछले 30 सालों में, ठीक है, लास्ट 3 डिकेड्स अगर आप देखो तो रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हो रही है। ठीक है? पिछले 3 डिकेड से इकोनॉमिक ग्रोथ आपको अच्छी देखने के लिए मिलेगी, लेकिन
कुछ चैलेंजेस भी तो है ना गवर्नेंस के, जैसे कि आपकी ब्यूरोक्रेटिक डिलेज है, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज है ना, लीकेज हो रहे हैं, वेलफेयर स्कीम बना दी, भाई वेलफेयर स्कीम में बहुत सारी कमियां है, क्या वो वेलफेयर एक्चुअल में पहुंचा पा रही है कि नहीं पहुंचा पा रही है। अर्बन प्लानिंग काफ़ी वीक है, जुडिशियल पेंडेंसी है, और जो इम्प्लीमेंटेशन है भाई उसमें डेफिशिट आ रहा है, इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत अच्छे से नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से जो इंक्लूसिव गवर्नमेंट है वो पूरे अच्छे तरीके, इंक्लूसिव डेवलपमेंट वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है। देखो हुआ क्या, इंडिया के एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर हम बात करें तो लास्ट डिकेड्स में रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, अचीवमेंट हमने किया रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ का, लेकिन कुछ सेक्टर्स में हमें गवर्नेंस चैलेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं ना, जैसे कि वेलफेयर स्कीम लीकेज हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन डेफिशिट है, अर्बन प्लानिंग। अब भाई आपने अर्बन प्लानिंग में ही देखा ना कि थोड़ा सा कुछ बारिश पड़ती है तो देखा है कि सिटीज़ की हालत क्या हो जाती है, ठीक है। अनइक्वल एक्सेस टू सर्विसेज है कि नहीं है, अनप्लान्ड एक्सपेंशन हो रहा है, अर्बन प्लानिंग की अगर हम बात करें अनप्लान्ड एक्सपेंशन है, पुअर वेस्ट मैनेजमेंट है, म्युनिसिपल कैपेसिटी ही नहीं है, फ्लडिंग आ जाती है, अफोर्डेबल हाउसिंग की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज हमें देखने के लिए मिलती है। अब जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ की अगर हम बात करें तो मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ में क्या था, पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट के पास कितनी पावर होनी चाहिए, लेकिन अब का आज का क्वेश्चन क्या है मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ में, कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन को कितना इफेक्टिवली, फेयरली और अकाउंटेबली गवर्न करना चाहिए। डेमोक्रेसी का जो असेसमेंट है वो अब सिर्फ इलेक्शन से कंप्लीट नहीं होता, ठीक है, इलेक्शन डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी देता है, लेकिन जो डेली गवर्नेंस है, डेली गवर्नेंस जो है वो डिटरमाइन करता है बाकी की चीज़ें आपकी, जैसे कि जो सिटीजन्स हैं उनको राइट्स मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, सर्विसेज होती हैं टाइमली कि नहीं होती है, अथॉरिटी अकाउंटेबल है कि नहीं है, वल्नरेबल ग्रुप्स जो हैं उनको इंक्लूड किया गया है कि नहीं किया गया है। तो जो गवर्नेंस होती है ना, इट इज़ अ ब्रिज जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोमिस को डेवलपमेंटल आउटकम में बनाने का काम करती है, वो होती है आपकी गवर्नेंस। वो कैसे होगा, तो देखो क्या होता है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन आपको विजन देता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको विजन दे दिया ना कि भाई आपके पास स्कूल एक्सेस होना चाहिए, हेल्थ केयर होना चाहिए, वेलफेयर डिलीवरी होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, लीगल प्रोटेक्शन होना चाहिए, लेकिन गवर्नेंस उस विजन को, तो विजन जो है वो तो आपको दे दिया कॉन्स्टिट्यूशन ने, लेकिन गवर्नेंस क्या करता है, उस विजन को इम्प्लीमेंट करने का काम करता है। अब गवर्नेंस और